So we'll be doing the MCQs which are made by Aradhya has submitted me, Tanya has submitted me, Rishika also has submitted me. This is the MCQs. These are MCQs which I have got. So we'll start with the MCQ of Tanya first. Then we will do Aradhya's MCQ discussion. Okay. So these are the MCQs which she has shared. This is about annelids. Okay. So the question is, first question is metameric segmented body is present in which among the following has metameric bodies is present? That is the question. These are the MCQs of Tanya, and we are discussing it. As we have said, the term 1, term 2 is having MCQ based paper, and it will come from board only. So पहला क्वेश्चन एनालिड्स में टॉपिक दिया था, उसमें 10 क्वेश्चन, 10 एनालिड्स और 10 आर्थ्रोपोड्स के आपको बनाने थे. तो फर्स्ट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज प्रेजेंट इन these are options: earthworm, leech, nereis, all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेल मी. अक्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? मेटामेरिक सेगमेंटेड क्या होती है बॉडी? किसी भी ऑर्गेनिज्म में अर्थवॉर्म भी है जैसे, तो पहला सेगमेंट है बॉडी का, फिर वो अर्थवॉर्म है यहाँ पर. अब इसकी बॉडी में कई सारे पार्टीशंस होते हैं. इसकी बॉडी आप देखोगे तो देयर विल बी सेगमेंटेड बॉडी है पूरी. रिंग जैसे इसके जो बॉडी है वो उसमें रिंग्स जैसा इसके सेगमेंट्स हैं. तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें बराबर बराबर सेगमेंट्स में कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी बटी हुई होती है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेड बोलते हैं. तो अर्थवॉर्म तो हो गया मेटामेरिक सेगमेंट. लीच, जो जोंक होती है, वो भी आप देखोगे कभी कहीं पर, तो जोंक भी इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक उसमें बॉडी में सेगमेंट्स होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं. अर्थवॉर्म से भी पतली धारियां होती हैं. तो लीच भी सेगमेंटेड हो गई. और नीरिस क्या होता है? नीरिस इज ऑल्सो एन एक्वेटिक वर्म. एक्वेटिक एनिलिड ही है नीरिस, जिसकी बॉडी में दोनों तरफ पैरापोडिया होते हैं. मतलब इनकी बॉडी में कोई भी पैरापोडिया नहीं है, ये पैरापोडिया से नहीं चलते, पर इसमें हर सेगमेंट्स में 2 पैरापोडियाज होते हैं. एंड ये एक्वेटिक एनिलिड है, और इसकी बॉडी भी सेगमेंट्स होती है. एक एक सेगमेंट में एक एक पेयर ऑफ लेग्स होता है. क्लियर? So all of the above will be the answer. Who named annelid first? किसने सबसे पहले annelids नाम दिया था? तो लेमार्क, स्वान, लिनियस. स्वान एक साइंटिस्ट है जिसने, जो जूलॉजिस्ट है, और जिसमें लिनियस एक ऐसा साइंटिस्ट है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देता है. डेल्स दूसरे साइंटिस्ट हैं. तो we'll search कि who gave the name annelida first, because it is related to the discovery of the annelids. So we'll search who gave the name annelida first. So here the answer will come Lamarck. First of all, annelida, the name annelida was first of all used by Lamarck in 1809. So this comes to the answer that it will become the second option, Lamarck. Earthworm fertilization occurs in. Earthworm में fertilization कहाँ होगी? ओविडक्ट में होगी, वाटर में होगी, कोकून में होगी, उथिका में होगी. So what are these structures? ओविडक्ट आपको पता है, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज होंगे, और ओवरीज दोनों तरफ. अर्थवॉर्म एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है. अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ उसमें टेस्टीज होती हैं, पेयर ऑफ. हम इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम भी देख लेंगे. फिर इसके अंदर सेमिनल वेसिकल जैसे 2 ग्लैंड होते हैं दोनों तरफ, और फिर ये जो ट्यूब निकलती है, वास्ट डिफरेंस, वो यहाँ से दोनों साइड से आती है.
टेस्टिस और सेमिनल वेसिकल से लिक्विड्स लेती हुई, जैसे कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। एंड देन थोड़े सेगमेंट्स बाद ओवरीज भी होती हैं, सेम ही अर्थवॉर्म में। ओवरीज की भी ओविडक्ट्स आती हैं, और ओविडक्ट्स भी ओवेरियन कैनाल में जाकर ओविडक्ट ओवेरियन कैनाल में पीछे से उनकी भी ट्यूब होती है। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म इज। सो वी विल अंडरस्टैंड कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए। फिर फर्टिलाइजेशन किस में होना चाहिए? इट शुड अकर इन ओविडक्ट। ओके, ओविडक्ट में होना चाहिए, क्योंकि कोकून एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड एग्स से एम्ब्रियोनेट होने के बाद एम्ब्रियोनेटेड छोटे छोटे से अर्थफॉर्म्स बनते हैं। कोकून एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे से अर्थफॉर्म के बच्चे रिलीज किए जाते हैं। अर्थफॉर्म रिलीजेस फर्टिलाइज्ड eggs in the form of one cocoon having many small offspring, small worms in that. So Ootheca is a similar structure of cocoon, but it is released in arthropods. Ootheca भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइज्ड एग्स को रखता है, बट ये आर्थ्रोपोड्स का स्ट्रक्चर है। ये फर्टिलाइज्ड स्मॉल बेबी अर्थवॉर्म्स को रखता है कोकून। ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर तो है, बट इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होती है। इंटरनली दे फर्टिलाइज, वाटर में होगा नहीं, क्योंकि वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। दे डू क्रॉस फर्टिलाइज, इवन दो अर्थवॉर्म्स आर hermaphrodite, but still they do cross fertilization. They come, two earthworms come in juxtaposition. That means one side, one earthworm is having head, and the other will be having tail towards its head. So juxtaposition में आके ये internal fertilization ही करते हैं. So we will see the earthworm is a hermaphrodite organism. You can see it in the Google images. Right now it is taking time to upload. You can see on your own also as well. ठीक है. Next, the gizzard of earthworm is an organ of. Gizzard किस चीज का organ है? Gizzard of an earthworm is an organ of secretion of slime, excretion, absorption of digested food, crushing the food. तो gizzard नाम के स्ट्रक्चर में earthworm में क्या होगा? गिजार्ड किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे आर्थ्रोम में है चाहे आर्थ्रोपोड्स में है, गिजार्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मस्कुलर लेयर्स होती हैं और जिन्हें काइटिनस या मस्कुलर टीथ्स बोलते हैं, और जनरली वो फूड को क्रश करने के ही काम आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्रशिंग ऑफ द फूड। नेक्स्ट, इफ वी मूव टू नेक्स्ट, स्पर्मेथिके। So spermathecae in earthworm represent. Spermathecae earthworm में क्या represent करते हैं? This is the question. Coating of sperms, structure for storing sperm, male copulatory organs, female copulatory organs. तो spermathecae आपको coating of sperms में ही help करते हैं हमेशा. Copulatory organ, we can say the spermathecal apertures are there, and now we have to once again we will try to see the diagram, because diagram will only tell you where exact position of the spermathecae is there, and then only you will understand. So we will see with Google images, sorry. So spermatheca is here. These are four bag-like structure. तो जब juxtaposition में दूसरा earthworm आता है, here the earthworm, this is in the mouth. This is first segment mouth, and these spermatheca are in 8th or 9th segment approximately. तो front में है इसका face. दूसरा earthworm जब आएगा तो उसकी tail इस तरफ होगी, इसके just juxtaposition में इसके ऊपर overlap करेगा,
तो वो अपने इजैकुलेशन जब करेगा तो इट विल रिलीज इट्स स्पर्म्स एंड विच विल बी स्टोर्ड इन दिस स्पर्मेथिके। तो कॉपुलेशन के वक्त दूसरा अर्थवर्म अपने जो स्पर्म रिलीज करता है वो स्पर्मेथिके में पहला अर्थवर्म अपने अंदर स्टोर करके रखता है, बिकॉज इवन दो हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करते हैं, तो इस वजह से कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे। स्पर्मेथिके विल एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, storing sperm, we can also say it is used for storing sperms. Here is a clear image which is shown. Spermathecae, testes are there, testis sacs are there, spermaducal funnel is there, seminal vesicle glands are shown, ovaries are shown, oviducal funnel, oviduct is shown, vas differentia, accessory glands, common prostatic, spermatic duct, accessory gland, prostate gland. These all are reproductive structures. This one is NCERT image. If you can have, if you are having NCERT, you can see in that. Anatomy of animals में है ये चैप्टर, ये आपका देख सकते हैं, juxtaposition है इनकी दो अर्थवर्म्स की। तो एक दूसरे के जो स्पर्मेथिकल अपर्चर्स हैं वो अलग तरीके पे अलग साइड में है ताकि एक दूसरे से स्पर्म ले सके। मेल जेनिटल अपर्चर क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस अर्थवर्म का, डाउनवर्ड्स अर्थवर्म का मेल जेनिटल अपर्चर अबव अर्थवर्म के अंदर स्पर्म भेज रहा है और अबव वाले का डाउनवर्ड्स के अंदर भेज रहा है। तो दिस इज पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन इन पेरिटीमा। पेरिटीमा इज द अर्थवर्म। ठीक है, तो दे आर एक्टिंग एज अ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वी कैन से, कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम आ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग स्पर्म की तरह भी काम आ सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। Spermathecae, because both are similar functions, copulatory organ and storing sperm. Its purpose is to receive and store sperm for the male, or in case of hermaphrodite male component, storing sperm will be more appropriate. We'll go with storing sperm. Okay, so these were the first 5 questions, and then 6th question. Total marine annelids belong to class. जो टोटली मेरीन एनिलिड्स हैं वो कौन सी क्लास में है? ओलिगोकीटी, हिरुडिनी, पॉलीकीटी, कीटोपेडो, कीटोपोडा, कौन सी क्लास में टोटली मेरीन एनिलिड्स हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि जो पॉलीकीट हैं, पॉलीकीट्स बेसिकली ऐसे वर्म्स हैं जो कि बहुत सारे पैरापोडियास रखते हैं अपने अंदर, बहुत सारे अपेंडेजेस रखते हैं, and they are in the class, they are in marine environment, they belong to marine environment. Okay, so we'll go with polychaete. Now coming to next question, which is the mode of respiration in earthworm is, earthworm में जो mode है respiration का वो कौन सा है, किस phase, किस organ से earthworm respire करते हैं? Anyone in the class wants to answer? Cutaneous respiration, yes. The excretory unit of annelids are, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, excretion किससे होता है? The excretion occurs, ऑस्मोरेगुलेशन हो या एक्सक्रीशन हो, वो कौन से स्ट्रक्चर से होता है? नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, नेफ्रोसोम, स्किन से होता है, तो वी हैव नेफ्रिडियास। Okay, second option will be correct, that it occurs by nephridia. Ninth question, annelids show advancement over nematodes in having metameric segmentation through coelom, closed circulatory system, all of the above. नेमाटोड से अर्थवर्म में क्या एडवांसमेंट हुआ, मतलब कौन सा फीचर ऐसा है जो ज्यादा डेवलप हुआ? व्हाट वी विल से इन दिस, which structure is more developed, metameric segmentation, through coelom, closed circulatory system, या all of the above? What will be the? I guess the above. All of the above, yes, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स अच्छे हैं,
मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो, ये भी उसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। प्लस उसमें पूरी ट्रू सिलोम आ गई, क्योंकि जो एस्केल्मेंथीज हैं उसमें स्यूडो सिलोम है। देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है। ऑल ऑफ द अबव विल बी इट्स आंसर। देन एंटीकोएगुलेंट सिक्रेटेड बाय लीच इज, लीच जो एंटीकोएगुलेंट रिलीज करती है उसका क्या नाम है? हेपेरिन, हिरोडिन, हिमेटिन या हीमोग्लोबिन? तो क्या होगा? कैन यू टेल मी which anticoagulant this is releasing, leech is releasing? Yes, is it heparin or hirodin? By the name it is similar, which means it is, we are getting hirodin, but I am not sure, because heparin, I have heard that heparin is also having anticoagulant properties, but I think it is released in us humans. We'll search what is heparin. Heparin is a heterogeneous group of straight chain anionic mucopolysaccharide called glucosaminoglycans having anticoagulant properties. तो ये कॉरोनरी आर्टरीज वगैरह में हमारी बॉडी में रिलीज होता है, बट एंटीकोएगुलेंट रिलीज्ड बाय लीच इज हिरोडिन। नेम से जो आप मैच कर रहे थे, लीच प्रोड्यूसेस एन एंजाइम, इट इज हिरोडिन। सो आई वाज, the confusion was right. Heparin is our means human anticoagulant. हम लोग वो रिलीज करते हैं, अपने अंदर ही होता है हमारे अंदर वो रिलीज, बिकॉज हमारे यहाँ पे भी हमारी बॉडी में इंटरनल कहीं ना कोई इंजरीज होती रहती हैं, तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हमारे अंदर भी ऐसा एक प्रोटीन बनता है जो इंटरनल क्लॉटिंग को रिलीव करता है, वो हेपेरिन है। और जो लीच रिलीज करती है वो हिरोडिन है। What is hematin now? Hemoglobin we know, but we should see what is hematin. Hematin syrup, no. Hematin, a bluish black compound derived from hemoglobin by removal of protein part and oxidation of the iron atom. तो hematin एक डार्क ब्लूइश ब्राउनिश पिगमेंट है जो कि आयरन कंटेनिंग, जिसमें आयरन होता है फेरिक स्टेट में, जो ऑक्सीडेशन ऑफ हीम, जब हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है तब हीमैटिन बनता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम, मतलब ग्लोबिन पार्ट अलग कर दो, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट एक प्रोटीन है, हीम उसका आयरन है। तो आयरन को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे और ग्लोबिन से अलग कर दें तो हमें एक ब्लूइश ब्लैक कंपाउंड मिलता है हीमोग्लोबिन से, जिसे हेमाटिन कहते हैं। ठीक है, तो द आंसर इज द आंसर इज हिरोडिन। ओके, सो नाउ वी विल मूव to the another student who has given me the shared me the MCQ. This was MCQ Tanya. We have shared, and now we will discuss Aradhya's MCQ. So these are Aradhya's MCQs in which true coelom first appeared in. किसमें सबसे पहले ट्रू सिलोम अपीयर हुई है? तो इसने पहले वन वर्ड आंसर्स दिए हैं। एनालिडा में सबसे पहले ग्रुप ऑफ एनिमल जिनमें सिलोम से ट्रू शुरू हुई, एनालिड, बिकॉज इनके पहले जो होते हैं उसमें सीडोसिलोम है, और उससे पहले अगर जाएं प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो ए सिलोमेट है, कोई भी सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है। सेकेंड, एंटीकोएगुलेंट secreted by leech, this is a repeated question, hirodin. Then total marine annelids belong to polychaete, this we have discussed. पॉलीकीट में बहुत ज़्यादा पैराकोडिया है, तभी उनका नाम भी पॉलीकीट पड़ा है। पॉली मीन्स मैनी एंड कीटे मीन्स पोडिया, दैट इज लेग्स। तो उसमें काफ़ी सारे एपेंडेजेस होते हैं
पॉलीकीट मैरीन एनालिड्स होते हैं. लोकोमोशन शोन बाय नेरिस इज ड्यू टू पैरापोडिया. नेरिस भी पॉलीकीट का मेंबर है. नेरिस में पैरापोडिया होते हैं. वी कैन सी द इमेज ऑफ नेरिस. This is a polychaete worm. You can see it's having many parapodias. It's a polychaete and it is an aquatic annelid, segmented worm. Okay, now coming to major nitrogenous excretory waste of earthworm. Major nitrogenous waste जो earthworm release करता है वो यूरिया है. अभी हम ये भी कहते हैं अर्थवर्म फार्मर्स फ्रेंड है बिकॉज यूरिया एक नाइट्रोजनस मेन्योर का भी काम करता है. प्लस जो अर्थवर्म वॉर्म कास्टिंग करते हैं उसके अंदर भी जो डेड मैटर उसने खाया उसका डिग्रेडेड अमाउंट यानी कि मोर डिकम्पोज्ड फॉर्म में उसकी बॉडी से निकलता है. तो इट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल गेट न्यूट्रिएंट रिच. द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज पेरिस्टोमियम. ये हमें पता होना चाहिए. पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट एंड पेरिस्टोमियम के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर भी रहता है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं. ये माउथ की बात कर रहे हैं. फर्स्ट सेगमेंट. ठीक है. अर्थवर्म की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी का पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट को कहते हैं. प्रोस्टोमियम उसका कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है. ऑल्दो यहाँ पर मैं जो इमेज चाहती हूँ वो नहीं है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है. यू कैन सी इन एनसीईआरटी. तो वो इसीलिए होता है पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम बिकॉज उसको बरोइंग करना होता है. इट हैज़ टू बरो. Can you see peristomium is the first segment in which mouth is there and protostomium is the cap-like structure and the pointed structure which help in burrowing and eating the mud with the food which is present inside the mud. It eats the mud only. It's earthworm. Lives in mud. So this is the morphology structure. You can see there. If ventral view, you go to ventral view, then you have setae. Setae is for moving. It's a very muscular and small bristles like structure which are there, not particularly appendages, but they are just some structures which help in gripping the soil and then dragging the body towards forward. तो इस तरह के सीटे पूरे सेगमेंट्स में होते हैं पीछे की तरफ. And then there are male genital apertures are there, genital papillae. The female genital apertures are nearby male genital aperture. And the portion where these apertures are present by which the secretions can go out, these is present in a band-like structure called slitilum. Slitilum is visible more in the first image, a band-like tissue. Glandular tissue it is also. Metameres means segments are there which are repeated segment. Transverse grooves or annuli are all there. They are also called as segments are also called as annuli. Okay. So this we should be knowing about morphology. Now coming to next. So first segment question answer was peristomium. And I think there is 8th question is skipped while making PDF. Answer of which was nephridia. So that means question must be what are the excretory structures of the earthworm. Earthworm या किसी भी annelid के excretory structures क्या होते हैं? Nephridias. So if you see anatomy image, you should know where the nephridias are present. You can see that. And nephridias are similar to what we have in our kidneys, nephrons. लोगों के अंदर भी नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी खुद की किडनी में. तो वो भी क्या करती हैं? सो देयर वर्क इज फिल्टरिंग द ब्लड एंड फिल्टर करने के बाद वो फिर
उसको ब्लड को साफ करके और जो वेस्ट होता है यूरिन के फॉर्म में रिलीज कर देती है। वो नेफ्रॉन्स का काम है। बट नेफ्रीडियाज का क्या काम है? नेफ्रीडियाज आर excretory units. They are excretory structures. Can you see nephridiums here, brownish color? At the last, there is brownish color nephridiums which are there alongside of the intestine. बीच में intestine है, crop gizzard वाली, muscular, circular, longitudinal muscles are there. Above there is a blood vessel. Downwards there is a blood vessel, bluish color. There is we can say nerve cords, and reproductive structures are also there. Seminal vesicles you can see. So these all are the things. And if we see NCERT image, if we look for that, it will be clear, more clear, because अगर और but specifically हमें उसमें excretory system लिखना पड़ेगा, तब जाके वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, नेफ्रीडियाज भी 3 टाइप्स के होते हैं अर्थ फॉर्म में, सेगमेंटल, सेप्टल। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं किस तरह से नेफ्रीडियाज यहाँ पे होते हैं। So pharyngeal nephridias nearby the pharynx. This is first pair. Second pair is micronephridias, and this is more apt. Pharyngeal nephridias. This is somewhat similar to NCERT. Pharyngeal nephridias, integumentary nephridias of bluish color, and then septal nephridias of pinkish color. So these 3 are there. Pharyngeal, integumentary and septal. These 3 are mentioned in your anatomy chapter. Although ये chapter का ये वाला part हट चुका है अब syllabus से, but आपको पता होना चाहिए, भी नहीं। Even MCQs में तो आपको नीट के लिए अगर तैयारी करनी है तो आपको थोड़ी उसकी चीज़ें पता होनी चाहिए deep में। The mode of feeding in leech is sanguinivorous. Sanguinivorous is what? Blood sucking. तो आपको पता ही है sanguine means होता है blood. Sanguinivores means which will be feeding on blood. So leech, we know that it feeds on blood of animals. Ectoparasite है. Which one is known as nature's plowman? Nature का या farmer का friend, natural friend कौन है? Earthworm. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट आर्थ्रोपोड्स में जो क्वेश्चन बनाए हैं, विच इज द बिगेस्ट एनिमल फाइलम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, सबसे ज़्यादा स्पीशीज के नंबर में जो हैं वो कौन है? आर्थ्रोपोड्स। दिस वी हैव डिस्कस यस्टरडे। क्योंकि 10 एनिमल्स में से कहीं पे भी अगर हम देखें तो 7 एनिमल्स हमेशा आर्थ्रोपोड मिलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसका मतलब 70% है अर्थ पे जो भी एनिमल्स हैं उनमें से, तो वो हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर है स्पीशीज है उनकी। देन biramous appendages are typically found in crustacean. Biramous appendages are found in crustacean. Crustacean is another type of arthropod which is found in aquatic or life, that is like prawn is there. So in them special appendages are there in crustacean. In cockroach, excretory organs are malphizian tubules. So I told you yesterday's class कि फोरगट और मिडगट के सेक्शन पे malphizian tubules होते हैं, and important characteristic आर्थ्रोपोडा का So in cockroach, excretory organs are malphizian tubules that I told you कि कॉकरोच में या किसी भी आर्थ्रोपोड में अगर हम इंटरनल उसकी एनाटॉमी देखें तो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली, बिकॉज नहीं तो पूरा ही सिस्टम आ जाता है, उसमें ही एक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं malphizian tubules. Can you see these fine tube like structure? Mouth is there, salivary glands are there, these salivary glands are there. Then after mouth, after these salivary glands, this is foregut which is having a crop. Then gizzard is there, muscular structure small. Then hepatic caecae are there. First there are tubes which are hepatic caecae,
and it is related to digestive enzyme. It will release digestive enzyme, food digestion में help करेगा. But later on फोरगट हो गया, हेपेटिक सीके से मिडगट शुरू हो गया, बट मिडगट और हिंडगट के बीच में यहाँ पर देयर इज वेरी फाइन ट्यूब्स. यहाँ पर भी बहुत फाइन ट्यूब्स हैं जिन्हें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहा गया है, और उनका काम है हीमोलिम्फ में, मतलब इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैविटी में फ्लो करता है, इसकी पूरी बॉडी कैविटी में, और ये सारे स्ट्रक्चर्स इसकी कैविटी में यहाँ पर अलाइंड होता है कॉकरोच के कैविटी में. तो उनका काम होता है कि ब्लड से ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर सक कर लेते हैं. ब्लड से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ सक कर लेते हैं एंड देन इसको फिर हिंडगट के अंदर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं. कॉकरोच का अलग से कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, फिर वो एनस के थ्रू सॉलिड पैलेट के फॉर्म में उन एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर देता है. रिलीज द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, बट इट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके अंदर ही नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स उसे ब्लड से प्योरीफाई करके खींचकर और हिंडगट में भेजकर रिलीज करवा देते. तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, विच इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा. सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपका जॉइंटेड अपेंडेजेस है, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स योर appendages. So the animal arthropods which come in this category have jointed appendages in them. That means one appendage, one leg will have many joints in it, and joint से बन के वो leg बनेगी. ऐसे मेंबर जिनके कई सारे joints होंगे एक ही appendages में, एक joint यहाँ, एक joint यहाँ, एक joint यहाँ, फिर एंड 3 joints तो यहीं होंगे. इस तरह की legs जिनकी भी होती हैं उन मेंबर्स को आर्थ्रोपोड्स में रखा है, और ये जॉइंट्स इनमें मोबिलिटी दे रहे हैं, एक्सेसिव मोबिलिटी दे रहे हैं. इसीलिए किसी कॉकरोच को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी जल्दी भाग जाता है, उसके पंख भी होते हैं, उड़ जाता है.